तेज वजनहीनता के एहसास से लड़की अचानक अपनी आंखें खोलती है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह आसमान से तेजी से नीचे गिर रही है। लेकिन गिरने से भी ज्यादा डरावनी चीज कुछ और थी। इस दुनिया की सारी यादें अचानक सुनामी की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। वह एक उपन्यास की दुनिया में आ चुकी थी। और सबसे बुरी बात, वह इस कहानी की नायिका नहीं थी। वह थी सबकी प्यारी नायिका विवी कैस्ट्रान की बदकिस्मत विलेन टाइटेनिया। टाइटेनिया साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी थी, लेकिन खूबसूरत और दयालु विवी के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती थी। विवी का परिवार, कैस्ट्रान द्वीप परिवार, उत्तरी सीमा की रक्षा करता था और राक्षसों से लड़ने वाला साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली परिवार था। उनकी विरासत शाही परिवार से भी पुरानी थी और मुख्य मैजिक क्रिस्टल खदानों पर उनका नियंत्रण था। इतनी ताकतवर थी उनकी स्थिति कि शाही परिवार भी उन्हें सीधे नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए एक राजनीतिक चाल चली गई। टाइटेनिया की शादी ड्यूक के सबसे बड़े बेटे रेमंड कैस्ट्रान से तय कर दी गई। रेमंड सिर्फ 15 साल की उम्र में उत्तरी सीमा की रक्षा करने में सक्षम था। शांत, मजबूत और भरोसेमंद, ऐसा इंसान जिसके पास खड़े होकर किसी को भी सुरक्षा महसूस होती थी। उसके छोटे भाई लिसियन और रास्पे भी धीरे धीरे अपनी असाधारण ताकत दिखाने लगे। लेकिन इस परिवार का असली सितारा थी विवी। वह ड्यूक परिवार की आंखों का तारा थी। उसके कपड़े तक इतने कीमती होते थे कि साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी टाइटेनिया भी उन्हें आसानी से हासिल नहीं कर सकती थी। ड्यूक परिवार ने मजबूरी में शादी स्वीकार कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर वे हमेशा इस सगाई को खत्म करने का रास्ता खोजते रहे। और तभी कहानी ने सबसे खराब मोड़ लिया। टाइटेनिया रेमंड के प्रति जुनूनी हो गई। लेकिन इस जुनून की शुरुआत रेमंड से नहीं, उसकी अपनी माँ से हुई थी। उसकी माँ, दूसरी महारानी एलेन, कभी किसी और से प्यार करती थी। लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर सम्राट ने उसे जबरदस्ती महल में ला लिया और उसके प्रेमी को गुप्त रूप से मरवा दिया। गर्भावस्था के दौरान हुए इस सदमे ने एलेन को पूरी तरह तोड़ दिया। टाइटेनिया को जन्म देने के बाद उसने बीमारी का बहाना बनाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने अपनी बेटी की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। सम्राट ने भी टाइटेनिया में रुचि खो दी और पहली महारानी के पास चला गया। इस तरह प्यार की तलाश में भटकती छोटी टाइटेनिया ने अपना पूरा दिल रेमंड को दे दिया। वह उसके पीछे घूमती, दूसरी लड़कियों से बात करने पर झगड़ा करती और यहाँ तक कि अपने बालों से बनाई प्रेम औषधि उसे पिलाने की कोशिश करती। रेमंड का ध्यान पाने के लिए वह हर वक्त ताने मारती और कैस्ट्रान परिवार का अपमान करती। लेकिन जितना ज्यादा वह रेमंड के करीब जाने की कोशिश करती, उतना ही वह उससे दूर होता गया। और फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरने के 3 दिन बाद टाइटेनिया ने आंखें खोलीं। पुरानी सारी यादें वापस आते ही उसे समझ आ गया कि वह कितनी मूर्ख थी। लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। वह पहले ही पूरे साम्राज्य में नफरत की जाने वाली राजकुमारी बन चुकी थी। और उसका भविष्य उससे भी ज्यादा भयानक। पहली महारानी लंबे समय तक उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली थी। आखिरकार उसने टाइटेनिया के कानों में जहर घोल दिया कि सम्राट उसकी और रेमंड की सगाई तोड़कर विवी की शादी बड़े राजकुमार से करवाने वाला है। यही बात टाइटेनिया के टूटने की आखिरी वजह बनी। उसने विवी की चाय में जहर डाल दिया। लेकिन नायिका को मारना इतना आसान नहीं था। उसकी योजना असफल हुई और उसका अपराध सबके सामने आ गया। रेमंड ने उससे सवाल किया और टाइटेनिया रोते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। रेमंड की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। लेकिन तुम हमेशा मुझे ऐसे देखते रहे जैसे मैं फेंका हुआ कचरा हूँ। क्या अब तुम्हें समझ आया कि इतने सालों से मैं तुम्हें किस नज़र से देखता आया हूँ? उस दृश्य की याद आते ही टाइटेनिया का शरीर कांप उठा। उसे आज तक समझ नहीं आया था कि उसने रेमंड के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की। और उससे भी ज्यादा, उसने विवी जैसी प्यारी लड़की को आखिर क्यों परेशान किया। लेकिन अब उसे जवाब मिल चुका था। वह बदल चुकी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 2 नौकरानियां अंदर आईं। राजकुमारी, कैस्ट्रान परिवार के छोटे ड्यूक आपसे मिलने आने वाले हैं। जल्दी तैयार हो जाए। टाइटेनिया का शरीर एकदम अकड़ गया। रेमंड, उसका भविष्य आंखों के सामने घूम गया। अगर कहानी पहले की तरह चली तो उसका अंत तय था। इस बार नहीं, यह उसकी दूसरी जिंदगी थी और वह अपनी पुरानी गलतियां दोहराने वाली नहीं थी। सबसे पहले रेमंड के साथ यह नफरत भरा रिश्ता खत्म करना होगा। फिर भागने की योजना बनानी होगी। पर्याप्त पैसा इकट्ठा करना होगा और शाही पहचान छोड़कर कहीं दूर एक शांत जिंदगी शुरू करनी होगी। टाइटेनिया ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, देखते जाओ, मैं अपनी नई जिंदगी शानदार तरीके से जीऊंगी। तभी नौकरानी नताली बोली, अगर आप अभी भी अस्वस्थ हैं तो धर्माधिकारी को बुलाया जा सकता है। बस दूसरी महारानी को बता दीजिए। टाइटेनिया लगभग हंस पड़ी। 3 दिनों से वह घायल थी, लेकिन एक भी धर्माधिकारी उसे देखने नहीं आया था। अब रेमंड के आने की खबर मिलते ही अचानक सबको उसकी सेहत की चिंता होने लगी थी। कारण साफ था, वे नहीं चाहते थे कि ड्यूक परिवार को पता चले कि शाही परिवार अपनी ही राजकुमारी की उपेक्षा कर रहा था। और नताली, वह पहली महारानी की भरोसेमंद जासूस थी। पहले वाली मासूम टाइटेनिया शायद इस जाल में फंस जाती। लेकिन अब खेल बदल चुका था। उसने जानबूझकर कहा, रेमंड हर सर्दी में मोर्चे पर जाता है। उसने इतने घायल लोगों को देखा होगा कि मेरी चोट उसे कोई खास बात नहीं लगेगी। लेकिन मेरे जैसी घायल होने के बाद भी इतनी खूबसूरत लड़की उसने शायद पहली बार देखी होगी। इसलिए मुझे धर्माधिकारी की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही उससे मिलूंगी। नौकरानियों के चेहरे उड़ गए। और तभी भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। छोटे ड्यूक रेमंड आ गए हैं। ठंडे चेहरे वाला रेमंड कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र टाइटेनिया पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। कुछ देर तक वह बस उसे देखता रहा। ये वह टाइटेनिया नहीं थी जिसे वह जानता था।
इससे पहले उसका सहायक कैसियन लगातार कह रहा था कि शायद राजकुमारी बीमारी का नाटक कर रही है। दूसरी मंजिल से गिरकर 3 दिन बेहोश रहना बहुत अजीब है। रेमंड ने शांत स्वर में कहा, यह शाही महल है, अपनी भाषा पर ध्यान दो। अगर वह सिर के बल गिरी हो तो बेहोश हो सकती है। फिर भी उसके मन में शक था। उसे अपने पिता की एक बात याद आई थी, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाना। उसके लिए टाइटेनिया से शादी कोई प्रेम कहानी नहीं थी, यह शाही परिवार द्वारा उसके परिवार पर थोपी गई एक राजनीतिक बेड़ी थी। वयस्क होने तक उसे बस इसे निभाना था, लेकिन टाइटेनिया को देखते ही उसे उनकी पहली मुलाकात याद आ गई। 5 साल की छोटी टाइटेनिया उसके सामने खड़ी थी, लंबे सुनहरे बाल, चमकती आंखें और मासूम चेहरा। क्या तुम रेमंड हो? उसकी खूबसूरती देखकर रेमंड पहली बार शिष्टाचार तक भूल गया था। काश वह हमेशा वैसी ही मासूम रहती। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसका प्यार धीरे धीरे जुनून में बदलता गया। उसे वह जन्मदिन की दावत भी याद थी, जहां नियम के अनुसार उसने जन्मदिन वाली लड़की के साथ पहला डांस किया था। बस इतनी सी बात थी, लेकिन टाइटेनिया बुरी तरह नाराज हो गई थी। रेमंड उसके रोने का आदी हो चुका था। उसे लगा था कि वह फिर कुछ देर रोएगी और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। टाइटेनिया पूरी तरह टूट गई थी। क्यों? रेमंड मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्यों नहीं करता? मैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। उसकी चीख ने रेमंड के दिल को झकझोर दिया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कैस्ट्रान परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में उसके कंधों पर पूरे परिवार का भविष्य था। उत्तरी सीमा की सुरक्षा थी, और एक ऐसा खून का रहस्य भी था जिसे किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। इसलिए वह टाइटेनिया को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता था। हर बार जब टाइटेनिया उसे बुलाती, वह राजकुमारी की तरह नखरे करती और घायल होने का बहाना बनाती। लेकिन असल में वह शानदार कपड़े पहनकर सिर्फ एक चीज का इंतजार करती थी, रेमंड के आने का। फिर वह बहस करती, बेवजह झगड़ती और हर हाल में रेमंड को महल में रोकने की कोशिश करती। रेमंड को लगा था कि इस बार भी सब कुछ पहले जैसा ही होगा, लेकिन कमरे का दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया। टाइटेनिया का चेहरा पीला और थका हुआ था, लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसने साधारण सी पुरानी पोशाक पहन रखी थी। राजकुमारी वाली उसकी पुरानी शान कहीं नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि हमेशा उसका मजाक उड़ाने वाला कैसियन भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। टाइटेनिया ने सिर उठाया और शांत नजरों से रेमंड को देखा। छोटे ड्यूक रेमंड, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या आप बाकी लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज सकते हैं? कुछ देर बाद दोनों बगीचे में आमने सामने बैठे थे। रेमंड उसे चुपचाप चाय पीते देख रहा था। उसके हाव भाव शालीन थे, लेकिन उनमें पहले वाली गर्मजोशी बिल्कुल नहीं थी। पहले ऐसी स्थिति में टाइटेनिया उसका हाथ पकड़कर अपने घाव की चिंता करवाती, नाराज होकर पूछती कि उसने उसे याद क्यों नहीं किया, और अपनी उम्मीदों से भरी आंखों से उसे तब तक देखती रहती जब तक वह हार न मान जाए। लेकिन आज उसकी आंखों में वह जुनून नहीं था। टाइटेनिया ने कप नीचे रखा। मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। रेमंड की भौहें सिकुड़ गईं। मेरे नाना ब्रैडली काउंट परिवार के इलाके के पास हेमेन पर्वत पर एक पुरानी लोहे की खदान है। उन्हें वह खदान मेरी माँ को सम्राट के सामने पेश करने के बाद इनाम में मिली थी। खदान बहुत पहले बंद हो चुकी है और उसके बारे में भूतों की कहानियां भी हैं, लेकिन उसकी सुरंग के अंत में ग्लोरियाना का प्रतीक छिपा हुआ है। रेमंड की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ग्लोरियाना उन प्राचीन दिव्य हथियारों में से एक था जिन्हें साम्राज्य की स्थापना के समय प्रथम सम्राट और 4 वीरों ने धारण किया था। कहा जाता था कि उन्होंने राक्षसों को पीछे धकेलकर उत्तरी सीमा पर एक विशाल अवरोध बनाया था। बाद में देवताओं ने उन्हें आग, हवा, पृथ्वी, पानी और प्रकाश की शक्तियां प्रदान की। समय के साथ शाही परिवार की प्रकाश शक्ति कमजोर होती गई और 4 वीरों के वंशज भी पतन की ओर चले गए। केवल कैस्ट्रान परिवार उत्तरी सीमा पर खड़ा रहा और उस अवरोध को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा। इसलिए ड्यूक परिवार गुप्त रूप से उन प्राचीन हथियारों की तलाश कर रहा था। लेकिन एक राजकुमारी को यह रहस्य कैसे पता था? अचानक तलवार की चमक दिखाई दी और उसकी धार टाइटेनिया की गर्दन पर टिक गई। रेमंड की आवाज ठंडी थी। तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? मौत की धमकी के बावजूद टाइटेनिया नहीं घबराए। उसका असली उद्देश्य तो रेमंड से रिश्ता खत्म करके दूर जाकर शांत जीवन जीना था, लेकिन वह ये बात सीधे नहीं कह सकती थी। इसलिए वह मुस्कुराए। इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लीजिए। आखिर आप तभी कदम उठाते हैं जब उसमें फायदा हो, है ना? तभी टाइटेनिया ने चाय जमीन पर गिरा दी। मैंने सुना है कि आपके दूसरे भाई को हाल ही में एक लाल रंग की लंबी तलवार मिली है। रेमंड की नज़र तुरंत बदल गई। टाइटेनिया आगे बोली, काउंट ऑरलैन की बेटी की जन्मदिन की दावत में आपने उसके साथ पहला डांस किया और बदले में आपको एक दुर्लभ गार्नेट मिला। लेकिन आपको सामाजिक समारोह बिल्कुल पसंद नहीं। फिर ऐसा क्यों किया? रेमंड के हाथ में पकड़ी तलवार हल्की सी रुक गई। वह गार्नेट शायद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। असली कारण शायद ये छिपाना था कि आपको एक महान तलवार मिल चुकी है। टाइटेनिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फ्रॉम्बेल का क्रोध, अग्नि शक्ति का प्राचीन दिव्य हथियार। मूल कहानी में यही तलवार रेमंड के छोटे भाई लिसियन के हाथ में जाने वाली थी, लेकिन ड्यूक परिवार ने इसे सामान्य जादुई तलवार बताकर प्रदर्शन कक्ष में रखा था, क्योंकि शाही परिवार ने उन्हें खुले तौर पर दिव्य हथियार इस्तेमाल करने से रोक रखा था। इसलिए उन्होंने गार्नेट और सामाजिक अफवाहों का इस्तेमाल करके सबका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया था। टाइटेनिया ने कहा, आपको गार्नेट मिलने और आपके भाई की तलवार बदलने का समय बिल्कुल एक जैसा है। फिर उसने दिखावे के लिए आंखों से आंसू पोंछे। रेमंड तभी कदम उठाते हैं जब उन्हें फायदा हो। मैंने आपके लिए पहले ही तोहफा तैयार किया था, लेकिन आपने अचानक मुझ पर तलवार तान दी। मेरा दिल तो टूट गया। रेमंड काफी देर तक चुप रहा।
आखिरकार उसने तलवार म्यान में रख दी। माफ कीजिए, मैंने सीमा पार कर दी। वह टाइटेनिया को ध्यान से देखने लगा। जिस राजकुमारी को मैं जानता था, लगता है उसका असली चेहरा कभी था ही नहीं। आखिर किसने आपको इतनी पूरी तरह बदल दिया? टाइटेनिया हल्का सा मुस्कुराए। अगर सच में जानना चाहते हैं तो रोज पैलेस की दूसरी मंजिल की बालकनी में जाकर सबसे ऊंचे पेड़ को देखिए। मैं बस गलती से सिर के बल गिर गई थी, इसलिए मेरे विचार थोड़े बदल गए हैं। रेमंड उसकी बात समझने की कोशिश करता रहा। आपने उस हथियार की बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं की। बदले में आप क्या चाहती हैं? टाइटेनिया ने नजरें नीचे कर लीं। अभी बहुत ज्यादा मांग करना सही नहीं था। रोज पैलेस के नौकर मेरे साथ बेहद लापरवाही से पेश आते हैं। अचानक उसने चाय का कप जमीन पर दे मारा। कप टूटकर चारों ओर बिखर गया। उसके पीले चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। मुझे एक ऐसा शूरवीर और एक ऐसी नौकरानी चाहिए जो जरूरत पड़ने पर लोगों को बचा भी सकें और मेरी रक्षा भी कर सकें। दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरते ही राजकुमारी टिटानिया को अचानक अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ गईं। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी कहानी की दुनिया में आ चुकी है जिसे वह पहले पढ़ चुकी थी। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वह कहानी की वही बदनाम भाभी बन चुकी थी जो प्यारी और सबकी दुलारी नायिका को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अपने पुराने दुखद अंत से बचने के लिए टिटानिया ने अपने मंगेतर और ड्यूक के उत्तराधिकारी रेमंड के साथ एक गुप्त समझौता किया। उसका असली लक्ष्य था शादी का रिश्ता खत्म करना, जितना पैसा मिल सके लेकर महल से दूर निकल जाना और इस दुनिया में अपनी नई पहचान बनाकर आराम की जिंदगी जीना। लेकिन तब तक उसे अपनी पुरानी छवि बनाए रखनी थी। इसलिए टिटानिया ने फिर से वही घमंडी और बिगड़ैल राजकुमारी बनने का नाटक शुरू कर दिया। उसने कमरे में खूब हंगामा किया और नौकरानियों को डांटने लगी। नौकरानियां डरकर उससे माफ़ी मांगने लगीं। लेकिन टिटानिया के मन में गुस्से के बजाय अजीब सी राहत थी। जिन लोगों ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाया था, उन्हें परेशान करना उसे काफ़ी संतोष दे रहा था। आईने में खुद को देखकर उसने सोचा कि दूसरों की नज़र में शायद वह सच में एक पागल राजकुमारी लगती होगी। लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वह इतनी परेशान क्यों थी। असल में टिटानिया सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहती थी। जब उसने देखा कि बाकी राजकुमारियों की माताएं अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं, तो उसके मन में भी यही उम्मीद पैदा हुई कि शायद उसकी माँ भी उसे देखने आए। इसी वजह से वह एक दिन बालकनी तक पहुंच गई थी। हालांकि वह खुद बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसी पल एक नौकरानी की आवाज़ सुनकर वह घबरा गई और बालकनी की पुरानी रेलिंग टूट गई। इसके बाद उसे बचा लिया गया। अब सभी नौकरानियां अचानक उसके साथ बहुत सावधानी से पेश आने लगीं। यहाँ तक कि उसके लिए गर्म चॉकलेट भी लाई गई। टिटानिया ने मन ही मन सोचा, जब उसे इसकी ज़रूरत थी तब किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। अब अचानक सब इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं? तभी पहली महारानी क्लेओ वहां पहुंची। वह बेहद खूबसूरत और शाही अंदाज वाली महिला थीं। उन्होंने आते ही टिटानिया के प्रति बहुत प्यार दिखाया, जैसे वह उसकी सबसे प्यारी बेटी हो। लेकिन टिटानिया जानती थी कि क्लेओ इतनी मासूम नहीं थीं। वह पहले टिटानिया को अपने रास्ते से हटाना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियां बदलने के बाद उन्होंने उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्लेओ ने टिटानिया को प्यार से समझाते हुए पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों है। टिटानिया ने मासूम बनकर कहा, अगर रेमंड को अब मैं पसंद नहीं आई तो क्या होगा? क्लेओ तुरंत उसकी बातों में आ गईं। टिटानिया जानबूझकर ऐसा दिखा रही थी जैसे उसकी पूरी दुनिया सिर्फ रेमंड के प्यार के इर्द गिर्द घूमती हो। क्लेओ ने उसे समझाया कि रेमंड बहुत व्यस्त है और उसके साथ इस तरह की परीक्षा लेना ठीक नहीं था। टिटानिया ने तुरंत पूछा, तो गलती मेरी थी? क्लेओ ने कहा, हाँ, इस बार गलती आपकी ही थी। टिटानिया ने मासूमियत से पूछा, तो अब मैं उसे कैसे मनाऊं? बस यही सवाल क्लेओ सुनना चाहती थीं। उन्होंने तुरंत एक योजना बना ली। उन्होंने टिटानिया को एक बेहद दुर्लभ तलवार देने की बात कही, जिसका नाम था बेरिस्पाचियो। लेकिन टिटानिया तलवार का नाम सुनते ही समझ गई कि मामला इतना सीधा नहीं है। वह कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि एक खतरनाक शापित तलवार थी। कहानी के मूल रूप में यही तलवार आगे चलकर बड़े राजकुमार ब्रान के लिए विनाश का कारण बनने वाली थी। टिटानिया समझ गई कि क्लेओ शायद इस तलवार का इस्तेमाल करके ड्यूक के परिवार पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन क्लेओ ने तलवार के बदले टिटानिया से एक और काम मांग लिया। वह चाहती थी कि टिटानिया इस गर्मी में साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से में होने वाले धार्मिक समारोह में ब्रान की जगह जाए। अब टिटानिया को असली चाल समझ आ गई। सम्राट के 3 बच्चे थे, पहली महारानी का बेटा ब्रान, महारानी का बेटा एड्रियन और दूसरी महारानी की बेटी टिटानिया। हर गर्मी और सर्दी में शाही परिवार को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर एक विशेष धार्मिक समारोह करना पड़ता था। लेकिन इस समय राजकुमारों के बीच उत्तराधिकारी बनने की होड़ चल रही थी।
ब्रान इतनी दूर और खतरनाक जगह पर जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। लेकिन अगर वह नहीं जाता तो एड्रियन जनता का समर्थन हासिल कर सकता था। इसलिए क्लेयो ने टिटानिया को आगे कर दिया। टिटानिया ने सोचा कि अगर उसे महल से बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो शायद यही उसके भागने का सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। फिर भी उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने डरते हुए पूछा, अगर रास्ते में राक्षस मिल गए तो? क्लेयो ने उसे ताना मारते हुए कहा, साम्राज्य की राजकुमारी होकर इतनी कमजोर बातें करना आपको शोभा नहीं देता। आपके मंगेतर रेमंड तो सीमा पर राक्षसों से लड़ रहे हैं। ये सुनकर टिटानिया अंदर ही अंदर चिढ़ गई, लेकिन बाहर से उसने हामी भर दी। क्लेयो मुस्कुराई और बोली कि उसके साथ एक धार्मिक अधिकारी भी भेजा जाएगा। क्लेयो के जाने के बाद टिटानिया ने गुस्से में सभी नौकरानियों को बाहर कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे गर्मियों का समारोह तो महल से बाहर निकलने का अच्छा मौका लग रहा था, लेकिन असली समस्या सर्दियों का समारोह था। इन धार्मिक समारोहों का असली उद्देश्य कभी अंधकार की शक्ति को रोकने और जादुई सील को मजबूत करना था। कहा जाता था कि पुराने समय में 5 महान वीर परिवारों ने मिलकर राक्षसों से लड़ाई की थी। लेकिन समय के साथ शाही परिवार अपनी प्रकाश शक्ति खोने लगा और उन्होंने इस पवित्र समारोह को सिर्फ एक औपचारिक परंपरा बना दिया। बाकी वीर परिवार भी धीरे धीरे कमजोर होते गए। सिर्फ कैस्टरन ड्यूक परिवार अब भी पुराने वीर परिवारों की रक्षा कर रहा था और उनकी शक्ति को जीवित रखे हुए था। इसीलिए सर्दियों का असली समारोह कैस्टरन की भूमि पर होता था, और अगर टिटानिया को उसमें शामिल होना पड़ा तो उसे लंबे समय तक कैस्टरन ड्यूक के महल में रहना पड़ेगा। ये सोचकर ही वह परेशान हो गई। उसने अकेले बिस्तर पर लेटे हुए सोचा, काश मैं घर वापस जा पाती, काश मैं अपने माता पिता से मिल पाती। उधर कैस्टरन ड्यूक के महल में माहौल बिल्कुल अलग था। ड्यूक ओल्टो अपने बड़े बेटे रेमंड के सामने बेहद गंभीर होकर खड़े थे। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने रेमंड से कहा, मुझे अपने इस काम का एक उचित कारण बताओ। तुमने मुझे बताए बिना इतनी बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे की? और यहीं से टिटानिया और रेमंड के बीच हुए उस गुप्त समझौते की असली कहानी सामने आने वाली थी। टिटानिया, जो पहले रेमंड के पीछे पड़ी रहने वाली एक जिद्दी और घमंडी राजकुमारी थी, अचानक पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे ड्यूक परिवार के उस गुप्त राज के बारे में भी पता था कि वे प्राचीन शक्तिशाली हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं, और उसने इसी जानकारी को हथियार बनाकर रेमंड के सामने एक हैरान कर देने वाला समझौता रखा था। रेमंड इस बदलाव से हैरान भी था और सावधान भी। जब ड्यूक ओल्टो को पता चला कि रेमंड ने बिना बताए एक सुनसान खदान तक जाकर मामले की जांच की है, तो वह बेहद नाराज हुए। उन्होंने पूछा, तुमने मुझे बताए बिना वहां जाने की हिम्मत कैसे की? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? रेमंड ने शांत आवाज में कहा, मैं बस जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर परिवार के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। ड्यूक ने उसे गौर से देखा। कहीं तुम्हें उस राजकुमारी पर तरस तो नहीं आने लगा, जिसे तुम हमेशा परिवार के लिए बेकार बोझ समझते थे? रेमंड कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, मैंने सिर्फ परिवार के फायदे को देखते हुए फैसला लिया है। लेकिन ड्यूक समझ चुके थे कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। रेमंड हमेशा से परिवार की जिम्मेदारियों में डूबा रहा था। उसने कभी किसी लड़की या रिश्ते को अपने काम के बीच आने नहीं दिया था। यहाँ तक कि अपनी मंगेतर टिटानिया को भी वह हमेशा नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन अब पहली बार उसके मन में उस राजकुमारी को लेकर कुछ बदल रहा था। ड्यूक ने सोचा कि शायद उसे अभी सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा। अगर रेमंड को पता चल गया कि टिटानिया के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, तो वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबा देगा। इसलिए ड्यूक ने फिलहाल उसे एक मौका देने का फैसला किया। उधर रात में ड्यूक अकेले अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर देख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी के आखिरी शब्द याद आए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कैस्टरन परिवार ने वर्षों से साम्राज्य की रक्षा की थी। उनके लिए परिवार और कर्तव्य हमेशा भावनाओं से ऊपर रहे थे। ड्यूक ने कभी नहीं चाहा था कि रेमंड भी उसी तरह अपनी जिंदगी और प्यार को कुर्बान करे। लेकिन टिटानिया तो सम्राट की बेटी थी, और सम्राट कैस्टरन परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन था। ऐसे में टिटानिया और रेमंड का रिश्ता शायद सबसे खराब विकल्प होना चाहिए था। फिर भी आज रेमंड के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी थी। ड्यूक इस बदलाव को देखकर उलझन में पड़ गए। उधर महारानी क्लेयो ने भी अपना कदम बहुत तेजी से उठा लिया। टिटानिया ने अभी तक दक्षिणी धार्मिक समारोह में जाने की अंतिम मंजूरी भी नहीं दी थी, लेकिन अगले ही दिन उसके महल में एक धार्मिक अधिकारी और वही रहस्यमयी जादुई तलवार पहुंचा दी गई। लेकिन कैस्टरन परिवार भी पीछे नहीं था। उन्होंने टिटानिया का समझौता स्वीकार कर लिया और उसकी सुरक्षा के लिए एक विशेष रक्षक भी भेज दिया। लेकिन जब टिटानिया ने उस रक्षक को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने रेमंड नहीं, बल्कि कैस्टरन परिवार का दूसरा बेटा लिसियन खड़ा था।
उसने टिटानिया को देखते ही एक सूखी टहनी से उसके चेहरे को छेड़ा और मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग सच में गिरने के बाद खराब हो गया है, या तुम पागल होने का नाटक कर रही हो? लिसियन कैस्टरन परिवार का सबसे बदनाम सदस्य था। अगर रेमंड परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाला शांत और गंभीर उत्तराधिकारी था, तो लिसियन बिल्कुल उसका उल्टा था। लड़ाई झगड़ा, बदमाशी और परेशानी खड़ी करना उसके लिए आम बात थी। यहाँ तक कि टिटानिया ने भी महल में रहते हुए उसके कारनामों के बारे में कई बार सुना था। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि ऐसा बदनाम आदमी सिर्फ अपने बड़े भाई रेमंड की बहुत इज्जत करता था। लेकिन उसकी नज़र में टिटानिया रेमंड की पत्नी बनने के बिल्कुल लायक नहीं थी। उसने उसे बेकार कहकर जमकर चिढ़ाया। टिटानिया ने पहले उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और सामने रखी मिठाइयों की प्लेट की तरफ ध्यान देने लगी। लिसियन इससे और चिढ़ गया। बहरी हो क्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। टिटानिया ने फिर भी उसे नज़रअंदाज किया। तभी लिसियन ने अपने हाथ की सूखी टहनी में आग लगा दी। अब तो मेरी तरफ देखोगी? टिटानिया डरकर पीछे हट गई। तुम पागल हो क्या, महल के अंदर आग लगा रहे हो? लिसियन मुस्कुराया, आखिरकार तुमने मुझे देख तो लिया। टिटानिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने सुरक्षा के लिए एक रक्षक मांगा था या आग लगाने वाला पागल। लिसियन ने मजाक में कहा, अगर तुम्हें घर के अंदर आग पसंद नहीं तो मैं पूरा कमरा जला देता हूँ, फिर ये खुली जगह बन जाएगी। इतना सुनते ही टिटानिया ने पास रखा पानी का कप उठाया और सीधे उसके ऊपर डाल दिया। आग तुरंत बुझ गई। लिसियन कुछ पल तक हैरान होकर उस जली हुई टहनी को देखता रहा। ये कैसे हुआ? टिटानिया ने उसे घूरते हुए कहा, आग पर पानी डालोगे तो आग बुझेगी ही, इतनी सी बात भी नहीं जानते? लिसियन अब उसे पहले से बिल्कुल अलग नज़रों से देखने लगा। टिटानिया ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। अगर आपने महल जला दिया तो मुझे बहुत डर लगेगा। लेकिन टिटानिया के मन में एक और बात चल रही थी। उसे याद था कि भविष्य में लिसियन एक भयानक घटना के बाद सच में महल को आग के हवाले कर देगा। इसलिए उसे शक हुआ कि शायद ड्यूक ने लिसियन को उसके पास सिर्फ उसकी मानसिक हालत जांचने के लिए भेजा है। लेकिन लिसियन ने इस बात से इनकार कर दिया। टिटानिया ने फिर ताना मारते हुए कहा, तो क्या आप भविष्य में आग लगाने की प्रैक्टिस करने आए हैं? लिसियन तुरंत चुप हो गया। उसने परेशान होकर अपने बालों में हाथ फेरा और आखिरकार असली काम पर आया। आज मैं तुम्हें पिता की तरफ से कुछ देने आया हूँ। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसके अंदर की चीज़ें टेबल पर रख दी। टिटानिया उन्हें देखकर हैरान रह गई। वहाँ कई बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। सबसे पहले था हेकाटे टैवन नाम की गुप्त सूचना संस्था का वीआईपी पास। फिर था कैस्टरन नाइट्स की दूसरी सेना का विशेष प्रतीक। इसके अलावा एक ऐसी अंगूठी थी जो जहर की पहचान कर सकती थी। और आखिर में थी कैस्टरन ड्यूक ओल्टो की अपने हाथों से लिखी हुई एक चिट्ठी। टिटानिया ने उन चीज़ों को देखकर महसूस किया कि ये सिर्फ तोहफे नहीं थे। ड्यूक उसे अपने परिवार के बेहद महत्वपूर्ण राज और संसाधनों तक पहुंच दे रहे थे। अब उसे समझ आने लगा कि कैस्टरन परिवार ने उसके साथ किया हुआ समझौता कितनी गंभीरता से लिया है। और शायद इस समझौते के बाद उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बदलने वाली थी। राजकुमारी टिटानिया ने ड्यूक परिवार से एक भरोसेमंद रक्षक मांगा था। बदले में उसने उन्हें बेहद गुप्त जानकारी देने का वादा किया था। लेकिन उसके पास रक्षक बनकर आया ड्यूक का दूसरा बेटा लिसियन, जो अपने गुस्सैल और शरारती स्वभाव के लिए बदनाम था। लिसियन अपने साथ ड्यूक की तरफ से 3 चीज़ें लाया था। पहली, हेकेट वन की वीआईपी कार्ड, जो राजधानी की अंडरवर्ल्ड दुनिया का बड़ा सूचना केंद्र था। इससे टिटानिया को जरूरी खुफिया जानकारी मिल सकती थी। दूसरी, कैस्टरान नाइट्स का बैज। इसका मतलब था कि ड्यूक परिवार उसके लिए एक असली और योग्य सुरक्षा दल भेजने वाला था। और तीसरी, एक खास अंगूठी जो जहरीली दवाओं और उनके इलाज को पहचान सकती थी। यानी जरूरत पड़ने पर एक विशेषज्ञ भी उसकी मदद करेगा। टिटानिया ने ड्यूक का पत्र पढ़ा। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं तुम पर नज़र रखूंगा। लिसियन नाराज होकर बोला, पिता ने तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ें क्यों दी, मुझे समझ नहीं आता। टिटानिया ने शांत होकर कहा, तो बेहतर होगा कि तुम समझने की कोशिश मत करो। फिर उसने पूछा, इस कार्ड का गुप्त संकेत क्या है, और इसकी फीस पहले से जमा है या नहीं? लिसियन उसके सवालों से हैरान हुआ। 1 हफ्ते में सब तैयार हो जाएगा, और कार्ड में एक बार की फीस भी शामिल है। टिटानिया ने सिर हिलाया। ड्यूक उसकी उम्मीद से ज़्यादा मदद कर रहा था। असल में टिटानिया ने एक प्राचीन शक्ति से जुड़ी चीज़ ड्यूक परिवार को सौंप दी थी। उसके पास खुद उस शक्ति को इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं थी। और अगर शाही परिवार के पास ऐसी प्राचीन शक्ति होने की बात सामने आती तो राजवंश की वैधता पर सवाल उठ सकते थे। तब टिटानिया खुद खतरा बन जाती। इसलिए उसे ड्यूक परिवार को देना ही ज़्यादा सुरक्षित लगा। लेकिन उसे पता था कि ड्यूक जरूर सोच रहा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर भी टिटानिया ने सिर्फ इतना कहा, ड्यूक को मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। लिसियन को यह सब देखकर कुछ अजीब लगा। वह टिटानिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी नज़र में वह एक कमज़ोर और नासमझ राजकुमारी थी जो उसके बड़े भाई रेमंड के भविष्य में बाधा बन रही थी।
रेमंड ही वह इंसान था जिस पर लिसियन सबसे ज्यादा भरोसा करता था। वह अपने भाई को बेहद सम्मान देता था और मानता था कि रेमंड ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के योग्य है। इसी वजह से लिसियन को लगता था कि टिटानिया उसके भाई के लिए सिर्फ एक बोझ है। एक बार तो उसने रेमंड से कहा भी था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बदनामी से भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रेमंड ने मना कर दिया। उसने कहा, जब तक हमारी सगाई खत्म नहीं होती उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लिसियन जानता था कि यह प्यार नहीं बल्कि रेमंड की जिम्मेदारी की भावना थी। अपने भाई को परेशान देखकर लिसियन खुद टिटानिया के पास गया। उसने उसे जानबूझकर उकसाया और उसका मजाक उड़ाया। टिटानिया गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लिसियन आसानी से बच गया। उसे लगा कि राजकुमारी आखिरकार अपना असली रूप दिखा रही है। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, राजकुमारी बदल चुकी है। तुम खुद जाकर देखो। लिसियन ने उसे और उकसाया, लेकिन टिटानिया लगातार शांत रही। यहाँ तक कि उसने आग जलाकर उसे डराने की कोशिश की। लेकिन टिटानिया ने सिर्फ एक कप पानी से आग बुझा दी। लिसियन हैरान रह गया। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने टिटानिया को गौर से देखा और पूछा, तुम सच में टिटानिया हो? टिटानिया मुस्कुराई और बोली, नहीं, टिटानिया तो मर चुकी है। अब तुम्हारे सामने उसकी आत्मा है। अचानक लिसियन को एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। उसने टिटानिया को एक भयानक स्थिति में देखा। वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वह दवा जहरीली थी। लिसियन ने गुस्से में कहा, बहाने मत बनाओ। वह दवा महारानी ने खुद दी थी। तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ? फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम चाहती थी कि रेमंड के अलावा बाकी सभी लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएं? टिटानिया ने घबरा कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन लिसियन ने कठोरता से कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें रेमंड का प्यार कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद वह दृश्य अचानक गायब हो गया। लिसियन ने देखा कि वह फिर उसी कमरे में था। क्या वह सिर्फ भ्रम था? उसने टिटानिया की तरफ देखा। उसका चेहरा उसे उस रहस्यमयी दृश्य की लड़की जैसा ही लगा। तभी टिटानिया ने पूछा, ड्यूक ने और कुछ कहा है? नहीं, तो तुम सिर्फ सामान देने आए थे। लिसियन को लगा कि वह फिर रेमंड के बारे में पूछ रही है। वह गुस्सा होने ही वाला था कि टिटानिया ने कहा, जाने से पहले एक बार पागल कुत्ते की तरह व्यवहार करोगे? लिसियन हैरान रह गया। टिटानिया मुस्कुराए, हमें ऐसा झगड़ा करना होगा कि किसी को हमारी असली साझेदारी पर शक न हो। टिटानिया समझ चुकी थी कि ड्यूक परिवार के साथ उसका समझौता अभी गुप्त रखना जरूरी है। अगर लोगों को उनके बीच की सच्चाई पता चल गई तो शाही परिवार तुरंत उस पर नजर रखेगा। और लिसियन की खराब छवि उनके लिए सबसे अच्छा पर्दा थी। दोनों जितना झगड़ेंगे उतना ही लोग उनके असली रिश्ते पर शक नहीं करेंगे। टिटानिया ने जमीन से जली हुई लकड़ी उठाई और लिसियन से कहा, इसमें आग लगा दो। लिसियन ने वैसा ही किया। फिर टिटानिया ने जलती लकड़ी से पर्दे में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी। लिसियन हैरान होकर उसे देखता रह गया। और टिटानिया खुशी से बोली, वाह, कितनी अच्छी आग लगी है। मुझे तोड़फोड़ करना सबसे ज्यादा पसंद है। राजकुमारी टिटानिया अचानक अपने ही महल में आग लगा देती है। ये देखकर लिसियन घबराकर पूछता है, तुम पागल हो गई हो क्या? टिटानिया बेफिक्र होकर कहती है, अपने महल में आग लगा रही हूँ, तुम्हें क्या? लेकिन लिसियन बताता है कि आग तो उसी ने लगाई है। तभी टिटानिया समझाती है कि ड्यूक ने उसे यहाँ एक नाटक करने के लिए भेजा है ताकि दोनों मिलकर असली योजना छिपा सकें। टिटानिया बताती है कि महल के अधिकारियों और नौकरों ने उसके बजट का भारी घोटाला किया है। ऊपर से उसकी बालकनी टूट चुकी थी और उसके गिरने के बाद भी किसी ने उसे ठीक नहीं करवाया। इसलिए उसने फैसला किया कि पूरा रोज पैलेस ही जला देगी ताकि अब इसकी मरम्मत करवाना मजबूरी बन जाए। महल के ज्यादातर नौकर असल में उसकी निगरानी करने वाले लोग थे और बाकी भी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा थे। टिटानिया पहले से ही काफी दबाव में थी और उसे एक रहस्यमयी सफेद आकृति के सपने भी आते थे जो उससे किसी अनुबंध की बात करती थी। लेकिन फिलहाल वह इन सब को भूलकर महल को आग के हवाले कर देती है। लिसियन उसे रोकने आता है और पूछता है, क्या तुम मरना चाहती हो? टिटानिया हंसकर कहती है, नहीं, बस महल की मरम्मत करवानी है। फिर वह लिसियन को चुपके से असली योजना बताती है। जब महल दोबारा बनाया जाए तो ड्यूक के लोगों को वहां नियुक्त करवाना और एक गुप्त रास्ता भी बनवाना। लेकिन जैसे ही नौकरानियां वहां पहुंचती हैं, टिटानिया तुरंत अपना अभिनय शुरू कर देती है। वह लिसियन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे मारने के लिए महल में आग लगाए। मैं राजकुमारी हूँ। लिसियन भी उसकी बात समझ जाता है और अभिनय में उसका साथ देता है। वह तलवार निकालता है और उस पर आग भड़क उठती है। अभी तक मुझे आग न जला पाने वाला निकम्मा कह रही थी, अब देखो। कुछ ही देर में पूरा रोज पैलेस आग की लपटों में घिर जाता है। अगली सुबह टिटानिया आराम से उठती है।
महल का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था, लेकिन उसका कमरा सुरक्षित था। वह संतुष्ट होकर सोचती है कि उसकी योजना सफल हो गई। सम्राट ने शाही परिवार की बदनामी से बचने के लिए इस घटना को दबा दिया। यहाँ तक कि ड्यूक के परिवार से मरम्मत का खर्च भी नहीं मांगा गया। लेकिन तभी टिटानिया की नज़र एक कपड़े में लिपटी रहस्यमयी तलवार पर पड़ती है। ये थी बेरिस पाचियो, एक खतरनाक शापित तलवार जिसे महारानी ट्रेओ ने उसे दिया था। टिटानिया सोचती है कि इसे कास्टेलन परिवार को दे देना बेहतर होगा, क्योंकि तलवार झूठ पहचानने की क्षमता रखती है। लेकिन देने से पहले वह खुद उसकी शक्ति जांचना चाहती है। वह कपड़ा हटाती है और तलवार को बाहर निकालती है। अचानक तलवार तेज रोशनी से चमकती है और एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, स्वागत है कॉन्ट्रैक्टर, आप इस तलवार की असली स्वामिनी हैं। टिटानिया पूरी तरह हैरान रह जाती है। कॉन्ट्रैक्टर, मैं। तलवार बताती है कि उसे प्रकाश और सृष्टि के देवता बेलोबर्ग ने बनाया था और उसका काम अपने कॉन्ट्रैक्टर का मार्गदर्शन करना है। तलवार उससे मास्टर ऑथेंटिकेशन शुरू करने को कहती है। टिटानिया तुरंत मना कर देती है। तलवार बताती है कि बिना ऑथेंटिकेशन के उसकी सिर्फ 25% शक्ति इस्तेमाल हो सकेगी। टिटानिया पूछती है, लेकिन मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टर बनी कैसे? जवाब मिलता है कि उसने पहले ही देवता बेलोबर्ग के साथ अनुबंध कर लिया था। तभी उसे अपने पुराने सपने की याद आती है, वही सफ़ेद आकृति और वही अनुबंध। शायद सपना असली था, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। तलवार बताती है कि इसे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए कानूनी विवाह या बराबरी के साथी का दर्जा देना जरूरी है। टिटानिया के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर तलवार अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताती है। उत्तर में कैद एक शक्तिशाली राक्षस चेल्नोबर्ग दुनिया को नष्ट करना चाहता है, और उसे रोकने की जिम्मेदारी अब टिटानिया की है। टिटानिया साफ मना कर देती है, दुनिया बचाना मुख्य पात्रों का काम है, मैं तो बस कहानी की एक छोटी सी साइड कैरेक्टर हूँ। फिर तलवार बताती है कि उसे एक वर्चुअल दुनिया में जाकर पहले कॉन्ट्रैक्टर अल्कारियाम्स के कारनामों को दोहराना होगा। टिटानिया चौंक जाती है, क्योंकि अल्कारियाम्स कोई और नहीं बल्कि साम्राज्य का पहला सम्राट था। मुझे पहले सम्राट की जिंदगी दोहरानी है, ये तो पागलपन है। टिटानिया तलवार को वापस रखने लगती है। तलवार घबराकर कहती है कि उसे छोड़ना मत। वह 5 अलग अलग शक्तियों वाले साथियों की मदद लेने की सलाह देती है। टिटानिया उदास होकर जवाब देती है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी नहीं। फिर वह पूछती है, अगर ऑथेंटिकेशन फेल हुआ तो? तलवार जवाब देती है कि उसकी चेतना हमेशा के लिए एक खाली जगह में कैद हो जाएगी। टिटानिया तुरंत फैसला करती है, फिर तो अलविदा ही बेहतर है। तलवार आखिरी कोशिश करती है। वह बताती है कि वह लोगों की मानसिक स्थिति पढ़ सकती है, उनकी लोकेशन बता सकती है और राक्षसों की कमजोरियां भी खोज सकती है। टिटानिया मानती है कि ये शक्तियां बेहद उपयोगी हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये तलवार कास्टेलन परिवार के लिए ज़्यादा सही होगी। इसलिए वह उसे वापस म्यान में रख देती है। तलवार की आवाज़ भी तुरंत बंद हो जाती है। टिटानिया सोचती है कि मूल कहानी में ऐसी कोई तलवार थी ही नहीं। फिर भी मुख्य पात्रों को अपना सुखद अंत मिल गया था, तो वह अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर दुनिया बचाने की कोशिश क्यों करे? उसका फैसला साफ था, मुख्य पात्रों की खुशी देखना और फिर चुपचाप इस कहानी से दूर चले जाना। लेकिन तभी एक नौकरानी उसके पास आती है। राजकुमारी टिटानिया, सम्राट ने आपको आज रात अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया है। टिटानिया हैरान रह जाती है, क्या ये कल की आग की वजह से है? शायद नहीं। अगर सम्राट को सच में अपनी बेटी की चिंता होती तो उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। ये पहली बार था जब टिटानिया इस शरीर के असली पिता यानी सम्राट से आमने सामने मिलने वाली थी। सम्राट आखिर उससे क्यों मिलना चाहता है? टिटानिया को इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन शायद यही मुलाकात उसकी जिंदगी का अगला बड़ा मोड़ बनने वाली थी। राजकुमारी टिटानिया को एक रात सपने में अचानक एक देवता दिखाई देता है। उसी दौरान वह अनजाने में एक अनुबंध कर लेती है और जादुई तलवार बेलिस्पाशियो की मालिक बन जाती है। लेकिन टिटानिया दुनिया बचाने जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहती, वह तो बस किसी तरह सुरक्षित और शांत जिंदगी जीना चाहती है। इसलिए अब वह सोच रही थी कि इस मुसीबत को कैस्टेलन ड्यूक परिवार के सिर कैसे डाला जाए। तभी उसे सम्राट के साथ डिनर का निमंत्रण मिलता है। पहली राजकुमारी टिटानिया उपस्थित हैं। भारी दरवाजे खुलते हैं और पुनर्जन्म के बाद पहली बार टिटानिया अपने इस शरीर के पिता यानी सम्राट के सामने पहुंचती है। सम्राट उसे देखकर कहता है, देर हो गई टिटानिया। टिटानिया पहले पिताजी कहने वाली थी, लेकिन तुरंत संभल कर बोली, माफ कीजिए सम्राट महाराज। सम्राट हंसते हुए कहता है, सम्राट महाराज क्यों? बीमार होने के बाद तो तुम समझदार हो गई हो, मुझे पिता कह सकती हो। टिटानिया बाहर से खुश होने का नाटक करती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, वाह,
जब मैं 3 दिन तक बेहोश थी तब तो ये देखने तक नहीं आया, और अब अचानक आदर्श पिता बन रहा है। वह देर से आई थी इसलिए उसे डांट पड़ सकती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि पहली महारानी क्लेओ के पास वाली सीट भी खाली है, यानी पहला राजकुमार ब्रान भी अभी तक नहीं आया था। ऐसे में सिर्फ उसे डांटने से सम्राट की पक्षपात वाली छवि सामने आ जाती, इसलिए मामला वहीं खत्म हो गया। टिटानिया अपनी जगह बैठ गई। उसके पास एक और खाली कुर्सी थी। वह उसकी माँ दूसरी महारानी की जगह थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा बीमार होने का बहाना बनाकर उससे दूर रहती थी। दिन में उसका न आना अब सामान्य बात बन चुका था। सम्राट ने उसके लिए सीट जरूर रखी थी, लेकिन टिटानिया जानती थी कि यह सिर्फ लोगों के सामने प्यार करने वाले पति की छवि बनाए रखने के लिए था। तभी पहली महारानी क्लेओ ने चिंता जताते हुए कहा, सुना है आप बहुत बीमार थी राजकुमारी। अच्छा हुआ आपकी सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। कल महल में काफी हंगामा हुआ था, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। मुझे माफ कीजिए। टिटानिया तुरंत समझ गई कि क्लेओ असल में पिछली घटना और जादुई तलवार वाली बात छिपाना चाहती है, और इसका मतलब यह भी था कि क्लेओ चाहती थी कि टिटानिया खुद आगे बढ़कर दक्षिण में होने वाले बलिदान समारोह की जिम्मेदारी मांगे। टिटानिया की नज़र सामने बैठे महारानी और दूसरे राजकुमार एड्रियन पर पड़ी। तभी एड्रियन की हल्की हरी आंखों से उसकी नज़र मिल गई। उसकी आंखों में साफ सवाल थे। पुरानी टिटानिया होती तो अब तक महल में हंगामा खड़ा कर चुकी होती, लेकिन आज वह इतनी शांत थी कि एड्रियन को और ज्यादा शक होने लगा। टिटानिया ने मन में कहा, कितनी परेशानी है, और अगले ही पल उसके चेहरे पर आंसू आ गए। पिता, कैस्टेलन परिवार का वह पागल आदमी लिसियन, उसने मेरा अपमान किया। उसने तो शाही परिवार की इज्जत को पैरों तले कुचल दिया। वह बोली, मैंने तो उनके लिए इतने प्यार से चाय और नाश्ता तैयार किया था। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने कहा कि मेरा चेहरा भी रोज पैलेस की तरह बदहाल है। ये सुनते ही सम्राट का चेहरा बदल गया। अगर लिसियन और टिटानिया का झगड़ा होता तो वह उसे बच्चों की लड़ाई समझकर छोड़ देता, लेकिन रोज पैलेस का अपमान पूरे शाही परिवार का अपमान था। ऊपर से सम्राट के मन में कैस्टेलन परिवार की ताकत को लेकर पहले से ही गहरीहीन भावना थी। वह तुरंत बोला, लगता है मेरी बेटी को बहुत दुख हुआ है। मैं तुम्हारी बात समझ गया। रोना बंद करो। टिटानिया ने और दुखी होकर कहा, मैं बहुत बेकार बेटी हूँ पिता। सम्राट अचानक चिल्लाया, मैंने कहा रोना बंद करो, लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपना चेहरा बदल लिया और प्यार से कहा, सुना है रोज पैलेस आग लगने के बाद रहने लायक नहीं रहा। ठीक है, इसी बहाने इसे और शानदार बनवा देते हैं ताकि कैस्टेलन परिवार दोबारा इसे छोटा समझने की हिम्मत न करे। टिटानिया तुरंत खुश होकर बोली, पिता ही मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन मन में वह सोच रही थी, खुद ड्यूक परिवार के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है और अब बड़ा बनने का नाटक कर रहा है। फिर भी रोज पैलेस की मरम्मत सम्राट के लिए फायदे का सौदा थी। इससे उसे ड्यूक परिवार का एहसान भी मिल जाता और वह खुद को दयालु पिता भी दिखा सकता था। तभी महारानी ने पूछा, रोज पैलेस की मरम्मत के दौरान राजकुमारी रहेंगी कहाँ? क्लेओ तुरंत मुस्कुराकर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी। गर्मियों का बलिदान समारोह आने वाला है और ब्रान भी दक्षिण जाने वाला है। उस समय मेरा डेजी पैलेस खाली रहेगा, राजकुमारी वहां रह सकती हैं। टिटानिया उसके इरादे समझ गई। कितनी चालाक है, हर चीज में अपना फायदा। लेकिन उसने सोचा कि जब उसे आखिरकार दक्षिण जाना ही है तो क्यों न इसी मौके का फायदा उठाया जाए। वह बोली, महारानी आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जबकि मैंने अपने दोनों भाइयों की तरह शाही परिवार के लिए कोई योगदान नहीं दिया। फिर उसने सम्राट से कहा, इसलिए मैं दोनों भाइयों की जगह दक्षिण जाकर इस बार के बलिदान समारोह का संचालन करना चाहती हूँ। सम्राट और महारानी दोनों हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल सम्राट जोर से हंस पड़ा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, तुम समारोह के लिए दक्षिण चली जाओगी और इसी दौरान रोज पैलेस की मरम्मत भी हो जाएगी। इतनी परेशानी सहने के बाद भी तुम अपने पिता के बारे में सोच रही हो। हमारी टिटानिया सच में बहुत आज्ञाकारी बेटी है। असल में सम्राट दोनों राजकुमारों की दक्षिण जाने को लेकर चल रही राजनीति से परेशान था। अब टिटानिया को भेजकर उसकी दोनों समस्याएं हल हो रही थीं। तभी आवाज आई, पहले राजकुमार ब्रान उपस्थित हैं। दरवाजा खुला और ब्रान पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर आया। टिटानिया ने घड़ी देखी, वह पूरे 30 मिनट देर से आया था। वह मन ही मन सोचती है, आखिर इसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि सम्राट को आधे घंटे इंतजार करवाए। तभी सेवक एक विशाल जंगली सुआ को उठाकर मेज पर रख देते हैं। ब्रान गर्व से बोला, पिता की लंबी उम्र के लिए मैं अपने हाथों से शिकार किया हुआ ये जंगली सुआ भेंट कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। सम्राट खुशी से खिल उठा। ब्रान, तुम हमेशा इतने बहादुर रहे हो, तुम्हारे सामने तो राक्षस भी डरकर भाग जाएंगे। टिटानिया ये देखकर हैरान थी, इस आदमी की आंखों पर सच में पर्दा पड़ा है। ब्रान आधे घंटे देर से आया था और उसके शरीर से शराब की तेज गंध भी आ रही थी। टिटानिया को शक था कि वह बाहर मौज मस्ती कर रहा था और किसी तरह जंगली सुआ का इंतजाम करके यहाँ पहुंच गया। लेकिन सम्राट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगता था कि ब्रान की ताकत कैस्टेलन परिवार के बराबर है। असल में ब्रान की तलवारबाजी सिर्फ दिखावा थी और संभवतः उस जंगली सुआ को भी किसी और ने काबू किया था। फिर भी सम्राट खुद को धोखा देने में खुश था। क्लेओ ने मुस्कुराकर कहा, क्यों न आज हम तीनों इसी जंगली सुआ के साथ एक पारिवारिक डिनर करें। टिटानिया ने महारानी की ओर देखा। उनका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो चुका था। एक तरफ सम्राट, क्लेओ और ब्रान खुशी से बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ महारानी, एड्रियन और टिटानिया खुद को इस भव्य हॉल में बिल्कुल बेकार महसूस कर रहे थे। टिटानिया ने आखिरकार कहा, पिता, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? मुझे दक्षिण के बलिदान समारोह की तैयारी करनी है। सम्राट ने अनुमति दे दी। ठीक है, वापस जाकर अच्छी तरह आराम करना। टिटानिया बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, टिटानिया। वह मुड़ी। वहां दूसरा राजकुमार एड्रियन खड़ा था। उसकी हल्की हरी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी जिज्ञासा थी। वह धीरे से बोला, बहुत समय हो गया है, क्या तुम अपने भाई के साथ एक कप चाय पीना चाहोगी? राजकुमारी टिटानिया में आए इस अचानक बदलाव को देखकर लिशियन पूरी तरह उलझ गया था। आखिर उस पागल औरत को हुआ क्या है? क्या उसने कोई गलत दवा खा ली है?
या मरकर वापस आने के बाद पूरी तरह बदल गई है। वह बेचैनी में अपने बाल खींचने लगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? कहीं मैं भी पागल तो नहीं हो गया? बड़े भाई, मुझे एक मुक्का मारकर देखो। रेमन ने काम से नजर उठाई। मुझे तो लगता है गलत दवा तुमने खाई है। लिशियन गंभीर होकर बोला, लेकिन आपने भी उसका बदलाव महसूस किया है। इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रेमन ने आह भरी। अगर तुमने मुझे परेशान करना जारी रखा तो कल मैं विवी के साथ महल नहीं जा पाऊंगा। सच में विवी को साथ ले जा रहे हो? रेमन ने सिर हिलाया। पिता ने अनुमति दे दी है, और विवी खुद भी जाना चाहती है। विवी का नाम सुनते ही लिशियन का चेहरा नरम पड़ गया। कैस्ट्रल परिवार में आने के बाद विवी मानो उनके लिए सौभाग्य बन गई थी। उसने परिवार के नाम पर धोखा देने वालों को पकड़वाया, मुख्य दासी के बुरे कामों का पर्दाफाश किया और हमेशा पुस्तकालय में बंद रहने वाले लास्पे को भी बाहर निकाल लाए। यहाँ तक कि डरावने ड्यूक पिता के सामने भी वह मुस्कुराते हुए जाती थी। अपनी चिट्ठी और बनाई हुई उलोंग चाय देकर उसने उनके पुराने दर्द को भी कम कर दिया था। सबसे खास बात थी उसका सच्चा दिल। वह हर छोटी अच्छाई की कद्र करती थी और चाहती थी कि उसके आसपास हर कोई खुश रहे। बड़े भाई, अगर लास्पे लड़की होता तो क्या वह भी इतना प्यारा होता? बेकार की बातें मत करो। लिशियन फिर गंभीर हो गया। तो क्या कल उस पागल राजकुमारी से भी मिलना पड़ेगा? रेमन ने शांत स्वर में कहा। ऊपरी तौर पर मैं महल की सुरक्षा टुकड़ी में अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। साथ जाने वालों की सूची कोई ध्यान से नहीं देखेगा। लिशियन तुरंत समझ गया। वे विवी को चुपचाप महल में ले जा सकते थे, लेकिन रेमन के मन में भी टिटानिया को लेकर सवाल थे। वह लड़की अब पहले जैसी नहीं रही थी। दुश्मन है या दोस्त, ये कहना मुश्किल था। उसकी वह मुस्कान, जो अगले ही पल टूट जाने जैसी लगती थी, रेमन के मन से भी नहीं निकल रही थी। फिर भी वह भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। उधर राजमहल में टिटानिया दूसरे राजकुमार एड्रियन के साथ चाय पी रही थी। एड्रियन ने कप को देखते हुए कहा, मुझे चाय की ज़्यादा समझ नहीं है। मैंने बस किसी से बनवा ली। टिटानिया ने अपने सौतेले भाई को गौर से देखा। वह बेहद सुंदर और शांत था, लेकिन उसका जीवन भी आसान नहीं था। एड्रियन राजमाता का इकलौता बेटा था और सामान्य परिस्थितियों में उसका युवराज बनना तय था। लेकिन सम्राट और राजमाता के बीच संघर्ष ने सब कुछ बदल दिया था। सम्राट को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने राजमाता के प्रभाव को कम करने के लिए क्लेओ को आगे बढ़ाया। राजमाता और एड्रियन सब समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी सम्राट से कृपा नहीं मांगी। वे बस चुपचाप सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी एड्रियन ने पूछा, चाय कैसी है? टिटानिया ने कप नीचे रखा। कड़वी है, पीना मुश्किल है। एड्रियन मुस्कुराया। सच? मैंने तो इसमें ज़्यादा चीनी डालने को कहा था। टिटानिया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, कड़वी कैसे नहीं होगी? कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। फिर टिटानिया ने शांत स्वर में कहा, आपने मुझे अकेले बुलाया है, तो ऐसा तो नहीं कहने वाले कि सुना तुम बीमार थी, अब ठीक हो गई हो? या फिर यह कि अब से मैं तुम्हारा अच्छा बड़ा भाई बनूंगा? वह हल्का सा मुस्कुराए। राजकुमार एड्रियन, इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें करने के लिए आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा। दूसरे राजकुमार एड्रियन ने अचानक अपनी छोटी बहन टिटानिया को चाय पर बुलाया था, लेकिन टिटानिया ने उसकी मीठी बातों के पीछे छिपी चाल को पहली ही नज़र में समझ लिया। राजकुमार एड्रियन, यहाँ अच्छे भाई बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रियन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टिटानिया इतनी बेबाकी से जवाब देगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम अब वो मासूम लड़की नहीं रही। लेकिन टिटानिया उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि एड्रियन पहले हमेशा उससे दूर रहता था। आखिर वह क्रेलियो की चालों में फंसी एक ऐसी राजकुमारी थी जिससे जुड़ना उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। असल में एड्रियन भी साधारण राजकुमार नहीं था। बाहर से शांत और सभ्य दिखने वाला यह आदमी अंदर से बेहद महत्वाकांक्षी था। वह अपनी असली ताकत छिपाकर रखता था और सही समय आने पर अपने विरोधी पर अंतिम वार करता था। एड्रियन ने चिंता जताते हुए कहा, सुना है तुम दक्षिण में होने वाले बलिदान समारोह की अध्यक्षता करने जा रही हो। वह जगह सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे पास कोई अच्छा रक्षक भी नहीं है। टिटानिया ने तुरंत पूछा, तो क्या आप खुद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ चलना चाहते हैं? एड्रियन एक पल को रुका, फिर वही शांत मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई। अगर तुम चाहो तो। लेकिन टिटानिया उसकी चाल समझ चुकी थी। अगर वह एड्रियन को अपने साथ ले जाती तो क्रेलियो निश्चित रूप से नाराज होती, और एड्रियन उसके लिए क्रेलियो से खुलेआम टकराने वाला नहीं था। टिटानिया ने तीखे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है मैं इतनी मूर्ख हूँ? जब मैं मरने की हालत में थी तब मुझे देखने कोई नहीं आया था, और अब अचानक आप इतने चिंतित भाई बन गए। एड्रियन चुप हो गया। टिटानिया ने आगे कहा, या फिर इसलिए कि अब मैं आपके लिए एक उपयोगी मोहरा बन गई हूँ। आप महारानी के बेटे हैं आखिर। एड्रियन के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन हम भाई बहन तो हैं। टिटानिया ने तुरंत जवाब दिया, जिस तरह आपने कभी ब्रान को अपना भाई नहीं माना, उसी तरह आपने मुझे भी कभी अपनी बहन नहीं समझा। उसकी नाराज़गी सिर्फ एड्रियन की चाल की वजह से नहीं थी।
उसके अंदर उस पुरानी टिटानिया का दर्द भी था जिसे कभी किसी ने सहारा नहीं दिया। एड्रियन ने आखिरकार सिर झुका लिया। माफ करना टिटानिया, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे हाल के बदलाव को देखकर ही मेरी तुम में दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने खुद को तुम्हारा भाई कहने की कोशिश की। ये सच में हास्यास्पद है। फिर उसने अपनी मजबूरी समझाई। मैं और मेरी माँ भी इस महल में सुरक्षित स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। हो सकता है तुम्हें ये सिर्फ एक बहाना लगे, लेकिन क्रेलियो की तरह तुम्हारा खुलेआम इस्तेमाल करने से बेहतर है कि तुम मेरा साथ चुनो। वह आगे बोला, आज तुमने अपनी समझदारी साबित कर दी है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहोगी। उस रात एड्रियन अकेला खिड़की के पास खड़ा था, तभी पीछे से महारानी की आवाज़ आई। क्या उस लड़की पर इतना समय खर्च करना ज़रूरी है? एड्रियन ने कहा, अगर हमने जल्दबाजी की और हमारी योजना सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। महारानी ने ठंडी आवाज़ में कहा कि टिटानिया अभी भी क्रेलियो के हाथों की एक मोहरा हो सकती है। दरअसल महारानी खुद भी इस महल की राजनीति से बहुत कुछ झेल चुकी थीं। कभी उन्होंने सम्राट को समझने और परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन क्रेलियो के बड़े बेटे के जन्म के बाद सम्राट का व्यवहार और भी क्रूर हो गया। यहाँ तक कि उसने महारानी के वृद्ध पिता को झूठे आरोपों में अपमानित किया। उस दिन महारानी का सम्राट पर से पूरा विश्वास टूट गया। उन्होंने फैसला किया कि एड्रियन को एक ऐसा उत्तराधिकारी बनाएंगी जो उस अहंकारी सम्राट से बिल्कुल अलग होगा। इसके लिए उन्हें चाहे कितनी भी कठोर बनना पड़े, वह पीछे नहीं हटेंगी। एड्रियन अपनी माँ की मजबूरी समझता था, लेकिन टिटानिया को देखकर उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। माँ, कम से कम मेरे पास आप तो हैं, लेकिन टिटानिया के पास सच में कोई नहीं है। उसे याद आया कि कैसे टिटानिया अकेले खड़ी होकर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। एड्रियन की आवाज़ धीमी हो गई। उसकी जगह खुद को रखकर देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं अपना ही अतीत देख रहा हूँ। महारानी कुछ पल चुप रहीं। एड्रियन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत कीजिए माँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि इतनी छोटी बात संभाल न सकूँ। और आज की मुलाकात से साफ है कि टिटानिया मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा समझदार है। उसने